एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की इस वीडियो में हम लोग फरवरी लास्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फरवरी थर्ड वीक तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। उसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर उन सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। थर्ड वीक के बाद में थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, थोड़ा मेरी तबीयत खराब थी जिस वजह से प्रॉपर टाइम में नहीं दे पा रहा था। चीज़ें अब नॉर्मल हो गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। तो जहाँ से जो चीज़ें जैसी छूटी हुई थी वहीं से वो सारी चीज़ें आज कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। फरवरी लास्ट वीक का हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इसके तुरंत बाद में आप लोगों को मार्च फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला वीडियो मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों को कंटिन्यू हो जाएंगी। इसका पीडीएफ भी जो हम लोगों ने टेलीग्राम पर डाल दिया है। हालांकि पीडीएफ हमारा पेड है, लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि पेड पीडीएफ कैसे लोगों को प्रोवाइड की जाए, कैसे मिल सकती है। तो थोड़ा सा पेमेंट गेटवे में इशू आ रहा है। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पर थोड़ा सा पेमेंट गेटवे में इशू आ रहा है। वो चीज़ें सही से प्रॉपर अभी वर्क नहीं कर पा रही, काम नहीं कर पा रही हैं। तो हमारी टेक्निकल टीम जो है उस पर काम करी। जैसे ही वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी आप लोगों को इसका पेड पीडीएफ कहाँ से मिल सकती है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। फिलहाल अभी के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना होता है, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। और जैसा कि मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ कि मुरारी बापू की कथा की तरीके से आप लोगों को इन सारी चीज़ों को नहीं सुनना है। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोगों को खुद से इसका आंसर एक बार देने की कोशिश करनी है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर फॉलो कर रही हैं। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगर आंसर सही हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और अगर आंसर गलत हो रहा है तो सही आंसर तो मैं यहाँ पर बताऊंगा ही। तो दोनों ही केस में आप लोगों का फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Name the app which was recently launched by the SBI Payment Services to expand the digitization of merchant payments in India। ठीक है, भारत में व्यापारी भुगतान के डिजिटलीकरण का विस्तार करने के लिए SBI भुगतान सेवा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताना है। इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा योनो मर्चेंट ऐप, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा योनो मर्चेंट ऐप। मर्चेंट पेमेंट के डिजिटलीकरण का विस्तार करने के लिए SBI पेमेंट सर्विसेज ने अभी हाल ही में योनो मर्चेंट ऐप लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो योनो मर्चेंट ऐप लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, और इस ऐप के माध्यम से जो भी व्यापारी लोग होंगे वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन को पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है योनो की, तो योनो का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि योनो का फुल फॉर्म क्या है। तो वाई से मतलब हो जाएगा, वाई का मतलब यू, ओ का मतलब ओनली, एन का मतलब नीड और ओ का मतलब वन। यू ओनली नीड वन। मैं लिख भी दे रहा हूँ एक बार, ठीक है ना, यू ओनली नीड वन। ये जो है योनो का फुल फॉर्म हो जाएगा। SBI पेमेंट सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर बात हुई है SBI पेमेंट सर्विसेज की, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है ना, ये दो कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। कौन कौन सी? एक है SBI और दूसरी है हिटैची पेमेंट सर्विसेज। हिटैची जिसकी AC वगैरह आती है, हिटैची पेमेंट। सिर्फ AC ही नहीं, और भी प्रोडक्ट हैं इसके। AC बहुत कॉमन है इसलिए मैंने बता दिया कि समझ में आ जाए आप लोगों को। हिटैची पेमेंट सर्विसेज, इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। SBI और हिटैची पेमेंट सर्विसेज का जॉइंट वेंचर है क्या? SBI पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो ये इसका जॉइंट वेंचर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके MD और CEO की बात करें, किसके? SBI पेमेंट सर्विसेज के, तो गिरी कुमार यम नायर। मैं लिख दे रहा हूँ, गिरी कुमार यम नायर, ये जो है इसके हमारे MD और CEO हो जाएंगे। और SBI पेमेंट सर्विसेज के हेडक्वार्टर की बात करें तो एज यूजुअल जहाँ पर SBI का है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है ना, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए योनो मर्चेंट ऐप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन व्हिच बैंक्स कस्टमर RBI हैज रिसेंटली पुट ए 1000 रुपीज़ विड्रॉ लिमिट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। किस बैंक के ग्राहकों पर RBI ने भी हाल ही में अगले 6 महीने के लिए 1000 रुपये की निकासी की सीमा रखी हुई है। इसमें पूछा गया है कि कौन से बैंक के कस्टमर्स को अभी 1000 रुपये निकासी की लिमिट जो है वो RBI के द्वारा मतलब फिक्स कर दी गई है, किससे ज़्यादा रुपए जो है वो नहीं निकाल सकते हैं, कौन से बैंक के लिए, इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि बैंक की करंट लिक्विडिटी पोजीशन को देखते हुए सभी प्रकार के अकाउंट्स पर, फिर चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, उन पर जो है 1000 रुपये, उन पर 1000 रुपये तक की विड्रॉ लिमिट लगा दी गई है RBI के द्वारा। और
इससे मतलब क्या होगा कि इससे अधिक जो अमाउंट होगा वो ये लोग नहीं निकाल सकेंगे। कब तक? अगले 6 महीनों तक। अगले 6 महीनों तक इससे अधिक अमाउंट ये लोग नहीं निकाल सकेंगे। 1,000 रुपये की लिमिट लगा दी गई है। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें, किसके? डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के, तो इसका हेडक्वार्टर विजयपुरा कर्नाटका में होगा। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? विजयपुरा कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू इंडिविजुअल सेविंग्स प्लान नेम्ड बीमा ज्योति। किस बीमा कंपनी ने भी हाल ही में एक नई व्यक्तिगत बचत योजना लॉन्च की है, इसका नाम बीमा ज्योति है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से एज ग्रुप के लोग जो है इसको, इस सेविंग प्लान को जो है ले सकेंगे, ठीक है, तो 90 डेज से 60 ईयर्स, ठीक है ना, 90 दिन से लेकर 60 ईयर्स तक, ठीक है ना। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च ए न्यू इंडिविजुअल सेविंग प्लान नेम्ड बीमा ज्योति। तो 90 दिन से लेकर 60 साल तक के लोगों के लिए ये प्लान है। ठीक है, प्लान प्रीमियम ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ये सेविंग प्लान जो लॉन्च किया गया है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC, इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MR कुमार, ठीक है ना, MR कुमार ये इसके LIC के चेयरमैन हो जाएंगे। बाकी और भी जो ये कंपनी दी गई हैं इनका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RBI हैज रिसेंटली ब्रॉट व्हिच बैंक अंडर इट्स रेगुलेटरी परव्यू। ठीक है, RBI ने भी हाल ही में किस बैंक को अपने नियामक दायरे में लाया है। इसमें ये पूछा गया है कि RBI ने भी कौन से बैंक को अपने रेगुलेटरी परव्यू में ले आया है, नियामक दायरे में लाया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बैंक केवल सिक्किम में ही ऑपरेट होता है और राज्य सरकार द्वारा पूरी तरीके से संचालित है। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम केवल और केवल सिक्किम में ही ऑपरेट होता है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये पूरी तरीके से संचालित है। सिक्किम राज्य के सभी ट्रेजरी रिलेटेड काम जो हैं इसी बैंक में होते हैं। ठीक है ना, तो क्यों ऐसा किया गया, क्यों इसको नियामक दायरे में लाया गया, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके हितों को सेफ रखने के लिए, बनाए रखने के लिए RBI ने इसे नियामक दायरे में लाया है। और यह बैंक अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यह बैंक अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कंपनीज एक्ट के दायरे में आ जाएगा और इन दोनों के सभी नियमों का पूरी तरीके से पालन भी करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अभी तक यह बैंक RBI के अंडर क्यों नहीं था, RBI के नियामक दायरे में क्यों नहीं था, RBI के रेगुलेटरी परव्यू के अंदर क्यों नहीं आता था। ये चीज़ें भी यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBI के रेगुलेटरी परव्यू के अंडर अभी तक क्यों नहीं आता था। थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टैंड करेंगे, मोटा मोटा ओवरव्यू लेंगे, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, इसकी स्थापना स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम प्रोक्लेमेशन के तहत जो है 1968 में की गई थी। और कुल मिलाकर ये जानो आप लोग कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम का जो इस्टेब्लिशमेंट था 1968 में किया गया, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी और 1975 में सिक्किम को इंडिया में मर्ज कर दिया गया था। यानी कि 1975 से पहले जो सिक्किम राज्य था वो इंडिया में नहीं था, तो 1975 में सिक्किम को इंडिया में मर्ज कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की स्थापना 1968 में हुई थी, ईयर्स को समझना, 68 में स्थापना हुई थी, 75 में जो है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को जो है इंडिया में मर्ज कर दिया गया। तो इस वजह से, इस मर्जर की वजह से सिक्किम को संविधान के आर्टिकल 371F के तहत स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। 1975 में जब सिक्किम को स्टेट इंडिया में मर्ज किया गया था तो संविधान के 371F आर्टिकल के तहत सिक्किम राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये बैंक RBI के अंडर नहीं आ पाई क्योंकि सिक्किम को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला था। इस वजह से ये बैंक जो थी RBI के अंडर नहीं आ पाई थी। स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलने के कारण ही सिक्किम में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कंपनीज एक्ट लागू नहीं होते।
ये आरबीआई के अंडर क्यों नहीं आ पाई थी, जब ये इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला था सिक्किम को 1975 में। तो जिस भी राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलता है वहाँ पर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कंपनीज एक्ट लागू नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है वो आरबीआई के अंडर नहीं आती थी अभी तक। हालांकि अब इसे जो है आरबीआई के अंडर ले लिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अब जो है आरबीआई के अंडर आ गई है। इसके सारे रेगुलेशंस रूल्स जो भी होंगे उसको फॉलो करना होगा। कंपनीज एक्ट की जो गाइडलाइंस होंगी उसको सबको फॉलो करना होगा। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो गैंगटोक, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे हम लोग किसके, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के, तो गैंगटोक इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे किसके, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के, तो दल बहादुर गुरांग, ठीक है ना, दल बहादुर गुरांग ये जो हैं स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के क्या हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे। और भी जो ये बैंकें दी गई हैं इन सभी के हेडक्वार्टर एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। जिसका नहीं होगा उसका ना पता हो, जैसे भारतीय महिला बैंक अब एग्जिस्ट ही नहीं करता एसबीआई में, इसका मर्जर हो गया है, तो ये नहीं पता होगा आप लोगों को, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो जो भी है यहाँ पर इनका सबका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, आप लोगों को समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर चीज़ें नहीं समझ में आए तो वीडियो एक बार पीछे कर आप लोग देखा करो। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड हैज रिसेंटली बीन रिनेम्ड एज विच नेम। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड हाल ही में किस नाम से बदल दिया गया है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इक्विटी स्कीम के अंडर सेबी ने अभी हाल ही में एक नई कैटेगरी के रूप में फ्लेक्सी कैप फंड इंट्रोड्यूस किया है। और ये फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है जो कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज, कैपिटल वाली जो कंपनीज होंगी उनके स्टॉक में निवेश करती है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर एक कोटक फ्लेक्सी कैप इसका आंसर होगा। और कोटक महिंद्रा बैंक हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आरबीआई हैज़ रोप्ड इन विद व्हिच पंजाबी सिंगर इन इट्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन साइबर फ्रॉड्स। आरबीआई ने साइबर धोखाधड़ी पर अपने सार्वजनिक जागरूकता अभियान के लिए किस पंजाबी गायक से गठजोड़ किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए वायरस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वायरस इसका आंसर हो जाएगा। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों में अपने लोगों को एक कैंपेन के माध्यम से, जो आरबीआई का कैंपेन है, आरबीआई कहता है, आरबीआई का एक कैंपेन है, आरबीआई कहता है, ठीक ना, तो उसके माध्यम से लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए आरबीआई ने पंजाबी रैपर वायरस के साथ में भी गठजोड़ किया हुआ है, ठीक है ना। और वायरस का कौन सा गाना है हिट हुआ है आप लोगों को थोड़ा सा बता दें जिससे याद रहेगा। तो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की एक फिल्म आई थी अभी लक्ष्मी, ठीक है ना, जिसमें एक गाना था बम भोले, आप लोगों को याद होगा, तो उसे वायरस ने ही गाया था, ठीक है। तो इस कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ साइंड एन MOU फॉर नागालैंड इन्हेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। भारत सरकार और किस संगठन ने नागालैंड इन्हेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 68 मिलियन USD का ये प्रोजेक्ट है, कितने का, 68 मिलियन USD का। अगर हम लोग इसकी INR में बात करें तो 490 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 490 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट, नागालैंड इन्हेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ये 68 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, मिलियन USD का। और नागालैंड में स्कूल गवर्नेंस, टीचिंग प्रैक्टिस, इन सभी को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है ये लाया गया है, ठीक है। क्लासरूम वगैरह ठीक किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें नागालैंड की कैपिटल की, तो नागालैंड की कैपिटल आप लोग कमेंट कर, मैं बता दे रहा हूँ, नागालैंड की कैपिटल जो हो जाएगी कोहिमा हो जाएगी। गवर्नर आप लोग कमेंट कर बताओ, नागालैंड का गवर्नर कौन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग ये कमेंट करो। और वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग उसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड मालपास, ठीक ना, डेविड मालपास ये जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के प्रबंध महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वूचांग उम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वूचांग उम,
ये नाम आप लोग ये स्पेलिंग ही देख लो, ऑप्शन वहाँ पर अगर आप लोग एक बार स्पेलिंग ध्यान से देखे रहोगे, अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हो सही से तो ये स्पेलिंग ही देख लो। वहाँ पर एग्जाम में जब ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा तो एटलीस्ट आप लोग इसको क्लिक कर जाओगे। इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वूचांग उम, ठीक है ना। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया से बिलोंग करते हैं ये वूचांग उम जो हैं, ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया से बिलोंग करते हैं और मसात्सुगु असाकावा को ये रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। मसात्सुगु असाकावा को ये रिपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा इससे मिलता जुलता कुछ रिवाइज कर लेते हैं। अभी हाल ही में राजेश कुल्लर जी को, किसको, राजेश कुल्लर जी को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है और समीर कुमार खरे जी को एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ई वूचांग उम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज रिसेंटली बीन साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर द आसाम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट। आसाम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। इसमें अमाउंट पूछा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने आसाम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि के लोन एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है, इसमें ये पूछा गया है। तो 304 मिलियन USD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। 304 मिलियन USD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आसाम में 24/7 पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों ने जो है 304 मिलियन USD के लोन एग्रीमेंट को साइन किया हुआ। यही अमाउंट इसमें पूछा गया था, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है टोटल, ये जो प्रोजेक्ट है आसाम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट, ये टोटल 365 मिलियन का प्रोजेक्ट है। 365 मिलियन, ठीक है ना, USD का प्रोजेक्ट है, जिसमें से कि 304 मिलियन USD जो है वो AIIB के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। इसको दो पार्ट में सेग्रीगेट किया गया है। इसमें से 304 मिलियन USD जो है ये जो है AIIB के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा? AIIB के द्वारा। और बचा हुआ 61 मिलियन USD और बचे हुए 61 मिलियन USD ये जो है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट में लगाए जाएंगे, ठीक है ना। किसके द्वारा? आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर हम लोग बात करें AIIB के हेडक्वार्टर की, अगर हम लोग बात करें AIIB के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में हो जाएगा। और इसके प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जिन ली क्विन, मैं लिख दे रहा हूँ, जिन ली क्विन, ये जो है AIIB के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। आसाम की भी बात हुई है यहाँ पर, तो कैपिटल और गवर्नर आप लोगों को पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। काजीरंगा और नामेरी टाइगर रिजर्व पाया जाता है आसाम में, ये चीज़ें मैंने बता दी। कैपिटल और गवर्नर आप लोगों को पता होगा। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वुमेन विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए वेलफेयर स्कीम नेम्ड EBC's नेस्टम, ठीक है ना। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में EBC नेस्टम नाम से एक कल्याणकारी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी स्टेट की कैपिटल, ठीक है ना, और इनका गवर्नर और इनके CM कौन है ये आप लोगों को पता होगा। अगर किसी में कोई नेशनल पार्क, हालांकि हैं नेशनल पार्क वगैरह भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, तो कुछ भी अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो इसी टाइम पर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, अलग से याद करने की कोशिश मत करिएगा। जो कुछ भी याद आ रहा है, यूपी में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, राजस्थान में कौन सा है, रणथंभौर कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ कौन है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सारी चीज़ें एक ही साथ इसी साथ आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टू डिजिटाइज द डेयरी मिल्क प्रोक्योरमेंट वैल्यू चेन एंड इम्प्रूव द बैंकिंग फैसिलिटीज एट मिल्क कलेक्शन सेंटर्स, स्टेलैप्स हैज साइंड एन MOU विद व्हिच बैंक? डेयरी दूध खरीद मूल्य श्रृंखला को डिजिटाइज करने के लिए दूध संग्रह केंद्रों पर बैंकिंग सुविधाओं में सुधार करने के लिए स्टेलैप्स ने किस बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये C, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि स्टेल एप्स क्या है। ये यहाँ पर जो ये बात हो रही है स्टेल एप्स की, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो स्टेल एप्स है ये IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है जो कि मिल्क प्रोक्योरमेंट को डिजिटाइज करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी स्टार्टअप ने अभी हाल ही में IPPB के साथ यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में एक MOU साइन किया है। ठीक है, और अभी कुछ टाइम पहले स्टेल एप्स ने राजस्थान के भीलवाड़ा में मूव पे नाम से एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। किस नाम से पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, मैं लिख दे रहा हूँ, मूव पे। ठीक है ना, मूव पे नाम से स्टेल एप्स ने राजस्थान के भीलवाड़ा में एक पेमेंट प्लेटफॉर्म अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च किया हुआ था। और अगर हम लोग बात करें स्टेल एप्स के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। ठीक है, और IPPB की भी यहाँ पर बात हुई यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो जे वेंकट रामू ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो आपका बैंक आपके द्वार, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग इसकी बात करें तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये पूरी बात रही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। बाकी पेटीएम पेमेंट बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जियो पेमेंट बैंक और तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम नेम्ड नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच बैंक। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड नामक एक सामान्य भुगतान कार्ड प्रणाली हाल ही में किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है, ये इसमें पूछा गया है। ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ICICI बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक ने भी हाल ही में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ में मिलकर नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड नाम से एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। किसके साथ में मिलकर, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग सुन लो। ICICI बैंक ने भी हाल ही में चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के साथ में मिलकर नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड नाम से एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम जो है ये अभी लॉन्च किया गया है ICICI के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और इस कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड कार्ड के माध्यम से जो है इस कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड कार्ड को तमिलनाडु के CM E.K. पलानीस्वामी, मैं लिख दे रहा हूँ, E.K. पलानीस्वामी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर डी ICICI बैंक इसका आंसर होगा। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। संदीप बख्शी ये जो है ICICI बैंक के चेयरमैन हो जाएंगे, MD और CEO हो जाएंगे। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, येस बैंक और HDFC बैंक, इनका सबका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री हैज होस्टेड दी 2021 ब्रिक्स फिनेंस कोऑपरेशन मीटिंग। किस देश ने 2021 के ब्रिक्स वित्तीय सहयोग बैठक की मेजबानी की, ये इसमें पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर बी इंडिया इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स देशों की 15वीं एनिवर्सरी पर इंडिया ने, कौन सी एनिवर्सरी पर, 15th एनिवर्सरी पर इंडिया ने ब्रिक्स फिनेंशियल कॉरपोरेशन मीटिंग की मेजबानी की। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी तरुण बजाज, तरुण बजाज जी कौन है ये, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। ठीक है, तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी तरुण बजाज और RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने इसकी अध्यक्षता की है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स देशों की ये कंट्रीज हैं। ठीक है, इन देशों के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं उसका क्या नाम है ये हम लोग जान लेते हैं। तो ब्राज़ील की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, अगर हम लोग ब्राज़ील की बात करेंगे तो ब्राज़ील का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील, या फिर हम लोग इसको शॉर्ट में बैंको सेंट्रल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, बैंको सेंट्रल। ठीक है ना, ये सभी देशों की जो सेंट्रल बैंक है उनका नाम मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। ये ब्राज़ील की बात हो गई। रसिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक ना, यार से रसिया होता है ना, तो रसिया की अगर हम लोग बात करें तो रसिया का जो सेंट्रल बैंक है वो हो जाएगा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है बैंक ऑफ रसिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ द रसियन फेडरेशन। ये जो है रसिया के सेंट्रल बैंक का नाम हो जाएगा। आई से इंडिया होता है और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आप लोगों को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI हम लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं। चाइना, सी से चाइना होता है, तो जो चाइना है, चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है,
पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम हो जाएगा। साउथ अफ्रीका, इसके सेंट्रल बैंक का नाम है साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के सेंट्रल बैंक का नाम हो जाएगा, ठीक है। और इंडिया के चेयरमैनशिप के लिए जो थीम है वो क्या है, इंडिया के चेयरमैनशिप के लिए जो थीम है वो क्या है, उसको भी हम लोग एक बार सुनते हैं ध्यान से। पीडीएफ में ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन फिर से आप लोग ध्यान से इसको सुनो। जो थीम है वो है ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस, ठीक है, ये जो है इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सेटअप स्वावलंबन दिव्यांगजन असिस्टिव टेक मार्केट एक्सेस ATMA फंड सोशल अल्फा हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। स्वावलंबन दिव्यांगजन असिस्टिव टेक मार्केट एक्सेस फंड स्थापित करने के लिए सोशल अल्फा ने भी हाल ही में किस वित्तीय संगठन के साथ भागीदारी की है, इस नहीं किस, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग अवॉइड करिएगा। और इसका जो आंसर होगा सिडबी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सिडबी इसका आंसर हो जाएगा। अपनी तरह का एक स्वावलंबन दिव्यांगजन असिस्टिव टेक मार्केट एक्सेस फंड यानी कि ATMA इस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए सोशल अल्फा ने सिडबी के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। किसने? सोशल अल्फा ने, ठीक है ना। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और दिव्यांगजनों के लिए न्यू टेक्नोलॉजी परचेज को कम करने के लिए इस फंड का गठन किया गया है। 20 लाख रुपए तक का फंड इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इनिशियली प्रोडक्ट प्राइस का 50%, ठीक है ना, इनिशियली प्रोडक्ट प्राइस का 50% इस फंड के माध्यम से दिया जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है सोशल अल्फा की, यहाँ पर बात हो रही है सोशल अल्फा की, तो हम लोगों के दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए थी कि सोशल अल्फा क्या है। तो सोशल अल्फा एक मल्टी स्टेज इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है ना। सोशल अल्फा का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। CEO की अगर हम लोग बात करेंगे किसके, सोशल अल्फा के, तो मनोज कुमार ये इसके CEO हो जाएंगे। सिडबी की भी यहाँ पर बात हुई है, सिडबी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, लखनऊ यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सिडबी का कौन है, तो वी सत्य वेंकट राव ये सिडबी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। सिडबी की बात मैंने बता दी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, SBI का और वर्ल्ड बैंक का, ये आप लोगों को याद होगा, इसमें मैं उम्मीद करता हूँ। पिछले सारे वीडियोज़ में हर क्वेश्चन के साथ में ये चीज़ें जहाँ पर ये आते हैं वहाँ पर ये बताया जा रहा है, तो अब तक ये आप लोगों को याद हो गया जाना चाहिए, ठीक है, इसी में उम्मीद करता हूँ। और अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करिए। आप लोगों को अल्टीमेटली ये चीज़ें याद होनी चाहिए, इसीलिए हर क्वेश्चन में सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। अगला देखते हैं। Who is the head of the 14-member committee formed by the IRDAI to review its information and cyber security guidelines? अपनी सूचना और साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए IRDAI द्वारा गठित 14 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है, इसमें ये पूछा गया है। 14 सदस्यीय, ठीक है। RBI ने भी 14 सदस्यीय एक कमेटी बनाई हुई है। किस लिए कमेटी बनाई गई है, तो IRDAI ने, RBI ने नहीं, IRDAI ने भी एक 14 सदस्यीय कमेटी बनाई है। और ये कमेटी जो है वो IRDAI की इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए बनाई गई है। तो इस कमेटी का हेड कौन है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। जानकी राम, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई जानकी राम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपनी इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए IRDAI ने 14 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर जानकी राम जी करेंगे। फिनेंशियल सेक्टर में साइबर अटैक्स को से कैसे बचा जाए, कैसे इससे अवॉइड किया जाए, कैसे साइबर अटैक्स ना हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए IRDAI ने 2017 में, ठीक है ना, 2017 में एक प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी की थी। और अब ये कमेटी इस गाइडलाइंस का जो 2017 में जारी किया गया था IRDAI के द्वारा इसका रिव्यू करेगी और अगले 2 महीनों के भीतर में, ठीक है ना, 2 मंथ्स, 2 महीनों के भीतर में अपनी रिपोर्ट IRDAI को सौंप देगी। IRDAI की बात हुई है हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे किसके, IRDAI के, तो सुभाष चंद्र कुंतिया ये जो हैं IRDAI के चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। एग्जिम बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द सपोर्ट ऑफ ए $130 million USD लोन फॉर विच कंट्री फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल हाउसिंग यूनिट्स। एग्जिम बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण के लिए $130 मिलियन के ऋण की सहायता की घोषणा की है, ये इसमें पूछा गया है। और मालदीव, ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए मालदीव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लोन अमाउंट आप लोग याद रखना कितना, 130 मिलियन USD। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम के तहत ये लोन जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और 2000, ठीक ना, कितने 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा इस लोन अमाउंट से। और ये NEIA स्कीम जो है ये इंडियन प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स को फिनेंस करने के लिए सेल्फ मोड प्रोवाइड करने वाली एक यूनिक मैकेनिज्म होती है यहाँ पर। ठीक है, इसका NIA का मतलब NEIA जो NEIA स्कीम है उसके बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर ए मालदीव इसका आंसर होगा। एग्जिम बैंक की बात हुई है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड रास्कुइना ये जो है एग्जिम बैंक के MD हो जाएंगे। अगला देखते हैं। एज पर रिसेंट गाइडलाइंस इशूड बाई IRDAI, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच विल बी लॉन्च्ड बाई द इंश्योरेंस कंपनीज। IRDAI द्वारा जारी हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उत्पादों का क्या नाम होगा, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सरल सुरक्षा बीमा, ऑप्शन नंबर बी। सरल सुरक्षा बीमा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और इस नाम के आगे इंश्योरेंस कंपनी का नाम लगा होगा। ठीक है, जैसे कि LIC सरल सुरक्षा बीमा, इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा उसका टेन्योर कितने साल के लिए मतलब रहेगा, 1 साल के लिए। ठीक है ना, 1 साल के लिए वो प्रोडक्ट रहेगा। मिनिमम इंश्योरेंस 2.5 लाख रुपए। ठीक है, मिनिमम इंश्योरेंस 2.5 लाख रुपए। और मैक्सिमम इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस हो सकेगा। 50,000 रुपए के मल्टीपल में इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना हम लोगों को जानना था इतना हम लोगों ने जान लिया। IRDAI की बात यहाँ पर फिर से हुई है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जाना था कि IRDAI का चेयरमैन कौन है और हेडक्वार्टर कौन है, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इसी टाइम पर याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगला देखते हैं। एज पर मूडीज रिसेंट प्रेडिक्शन, व्हाट विल बी इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। मूडीज की हालिया भविष्यवाणी के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर क्या होगी, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 13.7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 13.7 इसका आंसर हो जाएगा। अभी इसके पहले जो मूडीज ने अनुमान लगाया था वो कितना था, 10.8% का था। मूडीज ने इससे पहले 10.8% का अनुमान लगाया हुआ था और अभी इसको रिवाइज किया है, रिवाइज कर इसे 13.7% कर दिया है। ठीक है, और अगर फिर ये बात हो गई फाइनेंशियल ईयर 22 की, ये बात हो गई फाइनेंशियल ईयर 22 की। और अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में मूडीज के अनुसार जो है वो इंडिया की ग्रोथ रेट -7% रहने का अनुमान था। ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं और भी कुछ और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उनके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में क्या इंडिया की GDP रहने वाली है, इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है, ये भी हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं इसी टाइम पर। ठीक है ना, तो ICRA की अगर हम लोग बात करें तो ICRA के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया की GDP जो है वो 10.5% रहने का अनुमान है। RBI के अनुसार अगर हम लोग बात करें RBI की, ये आप लोग नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। ठीक है, RBI के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 में जो है वो इंडिया की GDP 10.5% रहने का अनुमान है। इन दोनों का सेम है, तो इस तरीके से भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नोमुरा के अनुसार अगर हम लोग बात करें नोमुरा की, तो नोमुरा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया की GDP कितना रहेगी, तो इंडिया की GDP जो है 13.5% रहने का अनुमान है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये नोमुरा के अनुसार 13.5%, मूडीज़ के अनुसार 13.7%। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ये याद रखिए कि जितना मूडीज़ का है GDP प्रोडिक्शन फाइनेंशियल ईयर 2022 में, उससे 0.2 जो है वो नोमुरा का कम है। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे आप लोग तो आसानी से याद होगा। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, जिसको कि हम लोग INDRA के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इंडिया रेटिंग रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की GDP कितना, ग्रोथ रेट कितना रहने का है अनुमान, 10.4% का। और SBI इको रैप के अनुसार, किसके अनुसार, SBI इको रैप, ठीक ना, SBI इको रैप के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया की GDP 11% रहने का अनुमान है। ठीक है,
कितना 11%। तो ये मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं उनके अनुसार फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बता दी गई हैं। मूडीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कमेंट कर बताना। ICRA, नोमुरा, इंडिया रेटिंग्स और SBI को रैप, इनका सबका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर है तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो, नहीं याद आ रहा है तो पता करो। अल्टीमेटली मैं बार बार हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसा पूछ लेता हूँ कि जो आप लोगों को याद करना जरूरी हो या उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे और ये हमको आसानी से याद हो जाएगा। अलग से हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू सेटअप ए पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी PUE for retail payments, which bank is going to acquire a 9.9% stake in Fairbairn Private Limited? खुदरा भुगतान के लिए पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी स्थापित करने के लिए कौन सी बैंक फेयरबाइन प्राइवेट लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रही है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा HDFC एंड कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। फेयरबाइन प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर बात हुई है किसकी? फेयरबाइन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कौन सी कंपनी है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो टाटा सन्स के द्वारा प्रमोटेड कंपनी है ये, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है अम्ब्रेला एंटिटी, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। हालांकि अपने पिछले वीडियोज़ में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। अगर आप लोग पिछले वीडियोस लगातार देखते आए हैं तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में, जिससे एक मोटा मोटा ओवरव्यू हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है ना। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 4 के अंडर RBI द्वारा ऑथराइज्ड कंपनीज होती हैं ये, ठीक है। अम्ब्रेला एंटिटीज़ के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रुपए का होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते चलो, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अम्ब्रेला एंटिटीज़ के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड जो हमारा पेड अप कैपिटल होता है वो 500 करोड़ रुपए का होता है। कितने का? 500% नहीं, 500 करोड़ रुपए। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 500 करोड़ रुपए, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रुपए का होता है। और इसको जो है 300 करोड़ रुपए तक मिनिमम नेटवर्थ हमेशा मेंटेन करना होता है। जो अम्ब्रेला एंटिटीज़ होती हैं इनको 300 करोड़ रुपए का मिनिमम नेटवर्थ हमेशा ऑल टाइम मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो बस इतना ही काफ़ी है, बाकी पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताएगा। फिलहाल इसका जो आंसर होगा HDFC एंड कोटक महिंद्रा बैंक, और इनका सबका हेडक्वार्टर तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू ₹50,000 टू स्ट्रीट वेंडर्स, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम? इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात हो रही है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग भी यूज किया करो, ठीक है। अगर इंदिरा गांधी की बात हो रही है तो कोई कांग्रेस शासित राज्य ही होगा जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया होगा। अटल जी की अगर कोई बात होगी तो BJP शासित होगा ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हो गई तो वो BJP शासित राज्य होगा। तो इस तरीके से आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब भी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जान लो कि कौन कौन से राज्य में कांग्रेस की सरकारें हैं। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में है, ठीक है, पंजाब में है। यूपी तो किसी कीमत पे नहीं होगा, यूपी को आप लोग एलिमिनेट कर दो। फिलहाल मैं जल्दी से डायरेक्टली इसका आंसर बता दे रहा हूँ, राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है ये राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजस्थान स्टेट का बजट अभी पेश किया गया था, उसी दौरान जो है इस योजना को लॉन्च किया गया था। राजस्थान की कैपिटल जयपुर में हो जाएगी, CM अशोक गहलोत हो जाएंगे, गवर्नर आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। अगला देखते हैं। टू डेवलप दी MSME इकोसिस्टम इन द स्टेट, सिडबी एंड व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU? राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी और किस राज्य सरकार ने भी हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल, CM गवर्नर आप लोगों को ये पता होगा, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस वीडियो का। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा मातम वेंकटा राव, ऑप्शन नंबर बी। मातम वेंकटा राव, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने पल्लव महापात्रा जी को रिप्लेस किया था, ऑप्शन में भी दिया गया, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में मातम वेंकट राव जी ने पल्लव महापात्रा जी को रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले 3 सालों तक इनका कार्यकाल रहने वाला है, ठीक ना। अगले 3 सालों तक इनका कार्यकाल रहेगा। और वर्तमान में करंट में ये जो वेंकट राव जी हैं वो कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात हुई है
तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल टू यूज सिंस 1911, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एमडी और सीईओ की बात करेंगे तो मातम वेंकट राव, इन्हें ये भी हाल ही में अपॉइंट किया गया, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने 79 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर कर लिए। फरवरी मंथ से रिलेटेड जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे 28 फरवरी तक का हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। मार्च का पेंडिंग रह रहा है, अपने आने वाले अगले वीडियो में हम लोग मार्च की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ इशू होने की वजह से वीडियो थोड़ा सा पेंडिंग हो गया था, चीज़ें अब नॉर्मल हो गई हैं। जो चीज़ें आप लोगों को जैसे पहले प्रोवाइड की जाती थी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। पीडीएफ के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। पेड पीडीएफ हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, ये आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन अभी क्या हुआ है कि पेमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है। पेमेंट गेटवे थोड़ा सा सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हो पाया है, पेमेंट एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी टीम जो है वो उस पर वर्क कर रही है। जैसे ही पेमेंट गेटवे उसका इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर तरीके से वो काम करने लगेगा, आप लोगों को यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसके बारे में बता देंगे। जो लोग व्हाट्सएप पर डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनको भी वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। जब तक पेमेंट गेटवे नहीं बन रहा है टेलीग्राम पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी हम लोगों ने जनवरी मंथ की पीडीएफ जो है डाल दी है टेलीग्राम ग्रुप की। आज फरवरी मंथ कंप्लीट हो रहा है, तो आने वाले 2-4 दिनों के अंदर इसकी भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मार्च अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम लोग मार्च फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वहाँ पर डिस्कस करेंगे।